वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिस्टर स्कूलाइसन की आंखों में गुस्सा देख शांत हो गई, पर सोच तो यह था कि उन्हें उस समय बुरी टेंशन होती कि कहीं ईशान और एंड मौके पर कोई गड़बड़ ना कर दे। ये फैशन वीक खुराना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 साल से डूबे हुए खुराना नाम को एक बार उठा सकता था। बिजनेस वर्ल्ड में एक बार फिर खुराना इंडस्ट्री टॉप पर आ सकती थी। इसलिए सब कुछ सोचकर मिस्टर शुक्ला ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, सर आप आइए, मैं कोई उस लड़की के बारे में पता करता हूँ, बट प्लीज अभी आप चलिए। सर आपका वेट कर रहे हैं। वहीं ईशान, उसका तो जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो अभी भी इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मिस्टर खुराना के लाख मनाने पर वो वहां से सीधा हॉल में पहुंचा, जहां पर फैशन शो होने जा रहा था। फैशन वर्ल्ड के माने जाने सितारों ने इसमें शिरकत की थी। ईशान के आते ही यूसुफ मौजूद गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ यूसुफ ने साथ ले जाकर वहीं बैठ गए। अब ईशान के इस फैशन शो में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वह बहुत ही इसमें बेरहम छोड़ रहा। उसे बस वहां से निकलकर दावनी को ढूंढना था, मगर आसपास बैठी सोनिया और ईशानी की वजह से वो यहाँ से उठकर भी नहीं जा पा रहे थे। थोड़ी देर में उसे भी अपने क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक मॉडल के साथ रैप वॉक करना था, पर ईशान के चेहरे की उड़ी हवा यह देख ईशानी ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, आर यू ओके? ईशान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस आई एम फाइन। ईशानी ने धीरे से कहा, रियली? ईशानी की बात सुन उसे देखा तो ईशानी ने सामने देख स्माइल करते हुए कहा, स्माइल करो ईशान, यू कांट बी लाइक दिस। ईशानी की बात सुन ईशान ने इधर उधर देख अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में गुरु खाना खाने के बाद अपने रूम में आया तो देखा अन्वी कोई बुक पढ़ रही थी। गुरु ने जाकर उससे बुक छीन ली और अपना सिर उसकी गोद में रखकर लेट गया। उसकी इस हरकत पर अन्वी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वे वापस अपनी बुक उठाकर पढ़ने लगी। तो गुरु ने अन्वी के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, लगता है आज तुम्हारी मम्मा गुस्सा है पापा से। इतना कहकर गुरु ने एक नजर अन्वी को देखने की कोशिश की तो अपना चेहरा बुक में छुपाए हुए थे। गुरु ने अन्वी के पेट पर किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज हम दोनों बात कर लेते हैं। मम्मा तो मेरी कोई बात सुनेगी नहीं, पर तुम सुनो। अन्वी ने गुरु की बात सुन अब बुक साइड में रखकर सुर अपनी गोद से उठा लिया और खुद लेटने लगी। तो गुरु ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ। अन्वी ने गुरु को हाथ दूर झटकते गुस्से में कहा, दूर रहिए मुझसे, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, हाँ तो मैंने कब कोई मजाक किया? तुम बात नहीं कर रही, मत करो। पर क्या मैं अपने बच्चे से भी बात नहीं कर सकता? अन्वी ने गुस्से में बेड से उठकर कहा, ओ सच में आपको बच्चे की पर या मेरी परवाह है? गुरु ने उठकर अन्वी के पास जाए उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाते हुए कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? गुरु ने अन्वी को आहिस्ता से बेड पर लेटाकर उसके सिर को चूमते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? ये सब मैं हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। नया नया काम शुरू किया है तो थोड़ा ध्यान तो देना होगा ना। अन्वी ने मुंह फेरते हुए कहा, हाँ तो दीजिए ध्यान, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, फिर मेरे पास मत आइए, आप अपना काम करें। अन्वी को गुस्सा करते देख गुरु को उसके चेहरे को देख हंसी आ गई और उसने अन्वी के गले में अपना चेहरा छुपा कर लिया और हंसने लगा। पर मनी ने इस पर चिढ़ते हुए कहा, मैंने कोई जोक मारा है क्या? और दूर रहिए जाइए, आप तो गाँव में जाकर ही बस जाइए। अन्वी जो बोल रही थी कि गुरु ने अब अपना सिर उठाकर अन्वी के होठों पर अपने होठ रख दिया। अन्वी की आवाज गले में दबकर रह गई। वहीं गुरु वो उसके होठों को अपने होठों के करीब बीच लेकर उसे किस करने लगा। अन्वी के सब में अब आंखें बंद हो गई। एक तेज झुरझुरी उसके शरीर में फैल गई। गुरु उसको थोड़ी देर तक किस करने के बाद दूर हुआ तो अन्वी ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर उसे देखा। वह उससे कुछ कहने लगी थी कि एक बार फिर गुरु ने अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमने लगा। अन्वी ने उसे दूर करना चाहा तो गुरु ने उसके हाथों को पकड़कर बेड में पुश करते हुए उसको डीपली किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक फंसाने के बाद अन्वी भी शांत हो गई तो गुरु ने उसे किस करना बंद कर दिया और फिर उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, सूर्य पर गाँव में कभी कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। अन्वी ताऊ कभी शहर आकर नहीं रहेंगे। उन्हें अपना गाँव बहुत प्यारा है, पर गाँव को कभी नहीं, वे गाँव कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुरु की बात सुन अन्वी ने कहा, आप तो मेरी बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे शिकायत आपके गाँव जाने से नहीं, बल्कि आप किस नए काम से? आप इसकी वजह से घर नहीं आते, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। अन्वी की बात सुन गुरु ने अपने गले लगा उसके बालों को साइड कर उसके गले को चूमते हुए कहा, अच्छा। अन्वी ने हाँ कहा है ना चाह, पर गुरु का छूना उसे बहका रहा था। उसने गुरु के कंधों को पकड़ लिया। वहीं गुरु वे अन्वी के गले को चूमते हुए उसके कंधे को भी चूमने लगा, साथ ही उसके सूट की डोरी खोलने लगा। अन्वी ने उसके ऐसा करने पर धीरे से कहा, छोड़ दिया, तो गुरु ने उसे छोड़ दिया। अन्वी गुरु के इतनी आसानी से छोड़ने पर उसे देखने लगी। उसने तो बस शर्मा कर कहा था और गुरु ने सच में उसे छोड़ दिया। अब उसे अच्छा नहीं लगा। वे अभी भी गुरु को देख रही थी कि तभी गुरु ने मुस्कुराकर अपनी टेस्ट निकाल दी और एक बार फिर अन्वी के करीब आया तो इस बार अन्वी उसे देख शर्मा कर मुस्कुरा दी। वो इस समय शर्मा के मारे गुलाबी हो गई थी। वहीं गुरु ने उसे छेड़ने के लिए उसके निचले होठ को काटते हुए कहा, पक्का छोड़ दूं?
अनवी ने उसके सवाल को सुनकर अपनी आंखें मीच ली। शर्म के मारे अब उसके कान तक गुलाबी पड़ चुके थे। गुरु की सांसों को अपने होठों पर महसूस करते हुए उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी गुरु ने इस बार उसके अपर लिप को सक करते हुए पूछा, बोलो ना। अनवी ने गुरु की बात सुन कुछ कहने की बजाय उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए उसके होठों पर किस किया। तो गुरु ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसके होठों से अपने होठ को जोड़कर एक बार फिर गहराई से चूमना शुरू कर दिया। अनवी ने भी अब उसका साथ देते हुए उसके बालों में उंगलियां डाल उसके बालों को सहलाने लगी। वहीं गुरु ने अब रूम की लाइट बंद कर दी। दोनों काफी समय बाद एक दूसरे के करीब थे। थोड़ी ही देर में गुरु ने अनवी के सॉफ्ट गाल को अपने होठ से छूकर कहा, आई लव यू बेबी। तुम छोड़ने को मीना कहती तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। पता है कल बहुत याद आ गई तुम्हारी, पर फिर वो रघु को संभालने के चक्कर में आ ही नहीं पाया तुम्हारे पास। इतना कहकर गुरु अनवी के होठों को छोड़ उससे दिलों पर शरारत करने लगा और उसके बाद बेबी को प्यार से सहनाने लगा। वहीं रघु का नाम सुन अनवी परेशान होते हुए पूछा, क्यों क्या हुआ भाई को। तभी गुरु ने अनवी के गले पर बैठ कर लिया। इसमें अनवी की सिसकी निकल गई। उसने गुरु को डांटना चाहा पर उससे पहले गुरु ने अनवी को होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बड़ी मधोसी में कहा, अब कोई बात नहीं। इतना कहकर उसने अनवी के हाथों को पकड़कर चूम लिया। अनवी के चेहरे पर आ रही बालों की लोटों को उसके चेहरे से हटाते हुए एक बार फिर गुरु उसे किस करते हुए प्यार करने लगा था। वो अनवी के प्यार करने में इस कदर खोया हुआ था कि उसे पास में साइलेंट मोड पर पड़े अपने फोन पर आ रही छोटे की कॉल पर भी ध्यान नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रह करने से पहले ईशान ने एक बार गुरु से बात करने का सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे धोनी से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, पर कैसे जवाब मांगे, वैसे कैसे उससे बात करे। क्योंकि उसे बात करने नहीं आता। अगर कहीं उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। ईशान अपने मन में चल रहे तूफान से लड़ रहा था कि तभी उसकी बारी आ गई। उसके पास एक मॉडल ने उसे बात करने की कोशिश करते हुए, हाय अनिका। ईशान ने गहरी सांस लेने के बाद अनिका को देखा और फिर से हाथ हिलाते हुए, हेलो। अनिका ने ईशान के चलने का इशारा करते हुए कहा, प्लीज। तो ईशान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। सिर्फ मिस्टर शुक्ला ने उसे बेस्ट ऑन ऑफ लग कहा तो एक बार फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ईशान ने कहा, इस तरह से रेप करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर ऐसा नहीं कहने पर उसने आज लगभग 6 साल बाद खुद के ब्रांड के लिए रेप करने के लिए हामी भरी थी। थोड़ा नर्वस था पर ब्लैक कलर के 2 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम ड्रेसिंग ले रहा था। उसकी ड्रेस की कलर ब्लैक कलर में उसे बेहद हैंडसम लुक दे रहा था। साथ में पहनी हुई महंगी रिस्ट वॉच ने उसके लुक को कंप्लीट किया था। उसके ड्रिंक स्टाइल में पहले से काफी बदलाव आया था। उसके बाल भी सिल्की से सेट थे। ईशान ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और एक बस दिल के सम्मान के साथ रैंप वॉक के लिए आगे बढ़ गया। पहले उसने अकेले रैंप वॉक की, उसके बाद अनिका के साथ दोनों ने साथ में कुछ पोज दिए। तभी अनिका ने ईशान के कान में फुसफुसाते हुए ब्लैक सूट्स जो उसकी बात सुन ईशान ने मुस्कुराते हुए, और रियली। इस पर अनिका ने मुस्कुरा कर कहा, पर उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख एक तरफ साइड में लाइट्स कैमरा से दूर खड़े ध्यानों के चेहरे की मुस्कुराहट दूर हो गई। ध्यानों ने ईशान को देखते हुए पायल से कहा, पायल मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या मैं घर नहीं जा सकती। पायल ने धोने के लिए परेशान होते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ। तभी पास खड़े रूही ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है इसे यार, तो इसे छोड़कर देखना। एमडी खुराना कितने सही लगते हैं ना यार, इतने साल तक कहाँ छुपा कर रखा था। मिस्टर खुराना ने अपने बेटे को रूही की बात सुन। पायल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, रूही बस करो एक बार, धमनी को तो देखो, लगता है वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं। हम एक बार सर से बात कर लेते हैं ना कि ओम कहाँ, वो धोनी का काम संभाल लेगा। क्या न कहाँ है वो, तो धवनी का काम संभाल लेगा। पायल ने धवनी को अपने साथ लिया और वे उसे लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद पायल धवनी के लिए अपने मैनेजर से बात करने के बाद धवनी के पास आई तो वो उसको देख परेशान हो गई। धवनी रो रही थी। पायल ने धवनी के पास बैठते हुए पूछा, क्या हुआ धवनी, कुछ हुआ है क्या, किसी से कुछ कहा क्या। धवनी पायल की बात सुन अब खुद को संभालना चाहिए और बस पायल के गले लग रोने लगे। पायल ने धवनी को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ धवनी, रो क्यों रही है, कुछ बताओ तो। पर धवनी ने उसके बहुत पूछने पर भी उससे कुछ नहीं कहा और कुछ देर तक रोने के बाद बस घर जाने की जिद कर वहां से निकल गई। धवनी अपने आंसू को पोंछ कर लिफ्ट में आई और उसने ग्राउंड फ्लोर के ऑप्शन पर क्लिक किया था, मगर लिफ्ट बंद होती उससे पहले कोई जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ गया। धवनी का अपने सामने खड़े इंसान पर ध्यान का तो वे घबराकर लिफ्ट की वॉल से सट गई खड़ी हो गई।
उसके सामने कोई और नहीं ईशान खड़ा था। धवनी अपने रोने की वजह से हुई लाल आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी थी कि तभी ईशान ने एक झटके में पतली सी धवनी को अपने पास खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। धवनी उसके ऐसा करने पर एक बार फिर हैरान थी कि तभी ईशान ने उस पर नाराज होते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? मैंने गुस्से में कहा, और बस तुम मुझे छोड़कर चली गई, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद। धवनी उसकी बात सुन चुप रही। वही ईशान ने धवनी को अपने सामने कर उसका चेहरा अपने हाथों में ले उसे एक नजर देखा और फिर अगले ही पल उसके प्यारे चेहरे को प्यार से चूम लिया। आखिर में उसने धवनी के होठों पर किस करते हुए उसे एक बार फिर अपनी बाहों में लिया था। धवनी की धवनी ने इस बार उसे खुद से दूर ढकेलते का, प्लीज सर, बिहेवियर सर। धवनी की बात सुन ईशान ने उसकी आंखों में आईने में को देखा। उसे पता था कि वे उससे नाराज होगी, नहीं बहुत नाराज होगी, तभी तो मिस्टर खुराना के बजाय उसे सर कह रही थी वो, पर वे उसे इस बार जाने नहीं देगा। रवि ने उससे कहा था कि उसे प्यार करती है और फिर जो कुछ भी उन दोनों के बीच 3 महीने पहले हुआ था वो उसका प्यार ही था। इस बात का जवाब ईशान को धवनी के मुंह से सुना था। पिछले 3 महीनों से सोया नहीं था। धवनी उसका सुकून छीन कर न जाने कहाँ चली गई थी, पर अब जब रवि उसे मिली है तो वो ऐसे नहीं जाने देगा। इसलिए उसने उसे एक बार फिर अपने पास खींच झोंका। धवनी, हमें बात करनी चाहिए, मुझे बात करनी है तुमसे। धवनी ने ईशान की बात सुन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़े सर। सर बोले कि जब उसने जोर दिया तो ईशान ने उसे एक बार फिर गोल से उठाकर गुस्से में उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और वो धवनी को जबरदस्ती किस करने लगा। धवनी छटपटाई, पर ईशान ने के आगे उसकी ताकत ना के बराबर थी। काफी देर तक किस करने के बाद जब धवनी की सांसें फूलने लगी तो ईशान ने उसके होठों को छोड़ उसके चेहरे को अपने एक हाथ में लेकर कहा, अब अगर मेरी बात नहीं सुनी तो न जाने अब मैं क्या कर बैठूंगा। धवनी उसकी गुस्से बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी तो ईशान ने खुद पर काबू कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। वही धवनी उसने उसे नफरत से देखते हुए कहा, आप अभी तक नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही। हाँ, बस चोला अब शरीफों वाला पहन लिया है, बाकी हरकतें वही गुंडों वाली है। दोनों आगे कुछ बात करते भगाते उससे पहले ग्राउंड फ्लोर आ गया। लिफ्ट खुली तो धवनी ने ये देख ईशान को एक बार फिर दूर किया और जल्दी से वहां से जाने को हुई थी मगर ईशान ने उसे वापस से अपने पास खींच लिया और लिफ्ट के बोर्ड पर अपना हाथ दे मारा। लिफ्ट के बंद होने पर धवनी ने ईशान पर भड़कते हुए कहा, मुझे छोड़े मिस्टर खुराना, मरना ठीक नहीं होगा। अब मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ, आपके लिए एहसानों की मैं पहले ही बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी हूँ। अब आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे सवाल जवाब करें। धवनी की बात सुन ईशान ने धवनी को कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, मेरा कितना हक है तुम पर, यह मुझे बताने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, पर मैं फिलहाल तुमसे लड़ना नहीं चाहता, केवल कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उन दोनों की बहस में एक बार फिर लिफ्ट आकर रोकी तो धवनी ईशान के चुंगल से निकलकर बाहर चले आई। वही ईशान उसने भी फुर्ती दिखाकर उसका पीछा करना चाहता कि तभी ईशान वहां आ रही अनिका से टकरा गए और दोनों इसी के चलते एक साथ नीचे गिरे। अब पर ईशान का ध्यान अभी सिर्फ धवनी पर था। उसने सीढ़ियों से नीचे जाते देखा तो जल्दी से उठा था कि तभी कनिका ने भी उठकर ईशान का हाथ पकड़ते कहा, सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, आपको कहीं लगी तो नहीं। अनिका के हाथ पकड़ने पर ईशान आगे बढ़ ना सका और इस वजह से धवनी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। यह देख ईशान ने गुस्से में पलटकर अनिका पर लगभग चीखते हुए कहा, वॉट सॉरी, मेरे सामने क्यों आई तुम और मुझसे मिस्टर खुराना कहने की हिम्मत कैसे की? अनिका ईशान के सवाल पर शौक रूप से देखने लगी। वो उसे मिस्टर खुराना नहीं तो और क्या कहे, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ईशान उसे छोड़ जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। ईशान की कार ठीक धवनी के ऑटो रिक्शा के रुकते ही थोड़ी देर पर साइड में जाकर रुक गई। ऑटो में से धवनी और उसके साथ निकले लड़के को देख ईशान की स्टीयरिंग पर पकड़ कस गई। धवनी उस लड़के के साथ अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई थी। यह देख ईशान भी जल्दी से कार से निकलकर धवनी के पीछे पीछे गया। वह हैरान था कि धवनी भी उस अपार्टमेंट में रहती जहाँ पहले गुरु उर्मी के साथ रहा करता था। ईशान अंदर आया ही था कि उसे धवनी उस लड़के के लिफ्ट में जाते हुए देखी। ईशान ने उस लड़के को धवनी के इतने करीब देख गुस्से में कहा, ये किसके साथ घूम रही है? कुछ सोचते उसने खुद से कहा, कहीं है इसका? नो कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी है। खुद से बातें करते हुए ईशान जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा था। हर फ्लोर हर लिफ्ट चेक करते हुए वैसे इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, पर जो उसने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। धवनी उस लड़की के साथ गुरु के फ्लैट में एंटर कर रही थी और वह चुप कर सीढ़ियों पर खड़ा सबको देख रहा था। ईशान को झटका लगा कि धवनी यहाँ गुरु के फ्लैट में रह रही थी और वे भी उसके लड़के के साथ। ईशान ने अपनी मुट्ठी भींच गुस्से में कहा, क्यों गुरु, क्यों सब जानकर भी अनजान बना रहा, क्यों, क्या मेरे साथ ऐसा? ईशान का पुरानी बातें याद कर अब गुरु को धोखा देना उसके दिल को चोट पहुंचा गया था। वे जाकर समझा था कि क्यों गुरु ने धवनी को ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उसने उससे झूठ बोला कि अभी उन्होंने धवनी का पता लगा लिया है और धवनी अपने भाव के साथ भोपाल वापस लौट गई है।
अगर धोनी भोपाल वापस चली गई थी तो फिर यहाँ क्या कर रही है? और बेबी गुरु के इस प्लेट पर एक बार इससे ये सब साफ था कि गुरु ने उसे झूठ कहा, उसे धोखा दिया। वो धोनी के बारे में पहले से सब जानता था। ईशान बेसुध अपनी सोच में गुम खड़ा हुआ था कि तभी एक बार फिर गुरु के फ्लैट का डोर ओपन हुआ और वो लड़का बाहर निकल कर आया। आर यू श्योर बेबी? मैं सच कह रहा हूँ। तो अभी जाकर बाहर एक बार फिर से उन दोनों को देखने लगा। वही डोर पर खड़ी धवनी ने अपने सामने खड़े लड़के से कहा, कियान प्लीज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा भाई मेरे साथ है, प्लीज जो बोल रहा हूँ। कियान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके फाइन, टेक केयर, गुड नाइट बेबी। धवनी ने ज्ञान की बातों से परेशान हो अब उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया तो ज्ञान ने दूर हट जाएगा। और लगता है बेबी आज कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। इतना कहकर वो मुस्कुराते वहां से चला गया। उसके लिफ्ट में जाते ईशान को राहत मिली कि ये लड़का धवनी के साथ नहीं रहता। ईशान अब जल्दी से डोर तक आया और उसने डोर बेल बजा दी। तुरंत ही डोर ओपन हुआ और धवनी ने तेज आवाज में कहा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम ज्ञान? धवनी ने इतना ही कहा था कि अपने सामने खड़े ईशान को देख वो एक बार फिर शौक हो गई और उसने धीरे से ईशान से पूछा, यहाँ आप यहाँ? ईशान ने धवनी के चेहरे पर आए परेशानी के भाव को देख मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी? ओ हाँ, शायद ज्ञान को एक्सेप्ट कर रही थी। धवनी ने ईशान की बात सुन गुस्से में उसे देखते हुए कहा, इससे आपको क्या, आप जाइए यहाँ से। इतने कहकर धवनी ने जल्दी से डोर बंद करना चाहा पर ईशान ने अपने हाथ को डोर पर रख धवनी को डोर बंद करने से रोक दिया और खुद अंदर आ गया। वहीं ईशान के डोर पर धक्का देकर अंदर आने की वजह से धवनी लड़खड़ाकर गिरने वाली थी, पर उससे पहले ईशान ने धवनी को थामकर उसे अपने करीब खींच लिया और अपने दूसरे हाथ से डोर बंद कर गुस्से में धवनी से पूछा, वो लड़का कौन था? धवनी ईशान की बात सुन उसे देखने लगी। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए ईशानी पर चिल्लाते कहा, मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब क्यों दूं? आप होते कौन है पूछने वाले? ईशान ने धवनी की बात सुन उसका मुंह पकड़ उसे बोल से सटाकर गुस्से में कहा, चुप, एक बार भी चीखिया चिल्लाई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ईशान ने धवनी की आंखों में देखते हुए पूछा, जल्दी बोलो, वो लड़का कौन था? धवनी ने ईशान की बात को जवाब देने की बजाय अपने होठों को आपस में भींच लिया। नीति ईशान ने धवनी के चेहरे को छोड़ पीछे हटते हुए गुस्से में कहा, बोलो स्पीक। धवनी कुछ नहीं बोली बल्कि उसने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। तो ईशान ने उसे एक नजर देखा और फिर उसके करीब आ उसे एक बार फिर अपने और बोल के बीच कैद कर इस बार धीरे से मगर प्यार से कहा, तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, नहीं पर तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो बस मेरा गुस्सा देख मुझे छोड़कर चली गई। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था, ये कैसा महसूस कर रहा था। मैं उस वक्त एक गिल्ट से भर गया था कि तुम्हें सबसे बचा कर लाया और मैंने ही नशे में तुम्हारा फायदा उठाया। पर अगले दिन तुमसे माफी मांगने के बजाय मैं खुद तुम्हारे सामने आने पर डिनर करने पर डरने लगा और तुम सामने आए तो अपना सब गुस्सा तुम पर निकाल दिया। हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक करने के बजाय मैं सब कुछ बिगाड़ दी। धवनी ने ईशान की बात सुन गुस्से से उसे दूर धकेलना चाहा था कि ईशान ने बोल पर हाथ रख धवनी की कमर को पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, प्लीज एक बार मुझसे बात करो, ठीक है, बात मत करो पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। धवनी ने ईशान की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना ही बात करनी है। बात करने के लिए अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा और आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आपने ही कहा था ना कि मैं पहले नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? छोड़िए मुझे, आपको और भी मिल जाएगी। ईशान ने धवनी की बात सुन अपना सिर नाम हिलाया और जल्दी से धवनी का चेहरा अपने हाथों में ले उसके सिर पर अपना सिर रख दिया और अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं बेवकूफ था, मैं गधा था जो इस वक्त कुछ समझा नहीं, मैं अपने दिल का हाथ नहीं समझ पाया था, पर अब मैं सब समझता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। मैं उस वक्त भी तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ, बस कह नहीं पाया तुमसे, या यूं कह दूं कि डर गया था। सुबह तुम्हें रोते देख पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया। धवनी ने ईशान की बात सुन उसे को दूर धकेल कर चिल्लाते हुए कहा, झूठ, यू आर लाइंग टू मी मिस्टर खुराना, न आप तब मुझे पसंद करते थे ना ही आज ये कहते हो। धवनी की आंखों में भरे आंसू बाहर से लगाए तो उसने ईशान को एक बार फिर जोर से धक्का देते हुए कहा, उस दिन भी जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो आपका प्यार नहीं था, सिर्फ मुझे पाने की जो आपके दिल में हसरत थी वे पूरी हुई थी। प्यार इस शब्द का तो मतलब भी नहीं जानते आप। ईशान ने धवनी की बात सुन उसे अपनी पनीली आंखों से देखते हुए कहा, नहीं, गलत है ये सब, मैंने कभी तुम्हें पाने की हसरत नहीं की थी,
हाँ ये सच है कि तुम मुझे बहकाती थी, पर मैंने हमेशा तुमसे दूर रहने की कोशिश की। ईशानी धवनी के करीब आया, पर धवनी ने उसे एक बार फिर दूर धकेलते हुए कहा, नो मिस्टर खुराना, आप मुझे इस कोठे से ला ही बचाकर इसलिए थे जिससे आप मेरा फायदा उठा सके। बेवकूफ आप नहीं, मैं थी, जो आप जैसे पुलिस बॉय पर भरोसा कर आपसे प्यार कर बैठी थी। ईशान धवनी की बात सुन हैरान हो गया। उसने सभी बातों को छोड़ धवनी की कही आगे शब्दों पर घूर कर उसे पकड़कर अपने पास खींच खुश होते हुए उन्होंने पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो? धवनी उसकी बात का कुछ जवाब दे पाती उससे पहले किसी ने उन दोनों के बीच आकर उन दोनों को अलग कर दिया। ईशान ने अपने बीच में आए शख्स को गुस्से में पलटकर कुछ कहना चाहता, पर उससे पहले उसके बीच आकर खड़े हुए आर्यन ने ईशान पर हाथ उठाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का पीछा कर यहाँ तक आने की? ईशान पर हाथ उठाने से धवनी डर से झेप गई थी। वही ईशान अपने उसने आर्यन से बात करने की कोशिश करते हुए, आर्यन मुझे सुनो, मगर आर्यन ने गुस्से में ईशान की कॉलर पकड़ते हुए कहा, नहीं यू लिसन टू मी, अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धवनी ने आर्यन के ईशान की कॉलर पकड़ने पर आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्यन छोड़ो उसे। तो आर्यन ने गुस्से में धवनी की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या हो आपको 20 इस आदमी को बचाना है और क्या झेलना बाकी रह गया है? इस आदमी की वजह से आर्यन की बात सुन धवनी रोते हुए कहा, आर्यन प्लीज, डोर खुला है, बाहर आवाज जा रही है, प्लीज चुप हो जाओ। धवनी को रोते देख ईशान ने आर्यन से खुद को छुड़ा, एक बार फिर धवनी के करीब हो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने कभी तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखा। मानता हूँ कि मेरी पुलिस बॉयज उमेश ने तुम्हें ठोस पहुंचाई है, पर मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। धवनी आई लव यू, बिलीव मी आई डू, मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। वो दोनों आगे बात कर पाते उससे पहले आर्यन ने गुस्से में धवनी का हाथ छुड़ाते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलो। पर बार बार आर्यन का बीच में आना इस बार ईशान को गुस्सा दिलाया गया और उसने आर्यन को एक थप्पड़ मार दूर धकेल दिया। तो धवनी की चीख निकल गई। उसने जल्दी से आर्यन को संभाला और पलटकर एक जोरदार थप्पड़ ईशान के मुंह पर मारते हुए गुस्से में कहा, गेट आउट न। ईशान ने धवनी से बात करने की कोशिश की, मगर धवनी ने अपनी पूरी ताकत से ईशान को बाहर धकेल दिया और उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। ईशान ने डोर नॉब पर नॉक करते हुए कहा, धवनी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। काफी देर डोर नॉक करने के बाद भी जब धवनी ने दरवाजा नहीं खोला तो ईशान की आंखों में आंसू छलक कर बाहर निकल आए। तभी उसका ध्यान अपने पीछे वाले फ्लैट पर गया तो वहां पर अंकल और आंटी खड़े हुए उसको ही देख रहे थे। ईशान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे हुए वो फिर चुपचाप वहां से चला गया। ईशान कार में बैठकर घर जाने की बजाय होटल ही वापस लौट रहा था और उसने 12 मिनट दूर सोच लगाई है कि तभी शुक्ला जी का फोन कॉल उसके पास आया। ईशान ने कॉल पिक किया तो उधर से शुक्ला जी ने कहा, सर उस लड़की का पता चल गया, धवनी नाम है उसका और वो ईशानी नाम मैम के मेकअप स्टूडियो में रिसेप्शन से। ईशानी ने शुक्ला जी का फोन के बाद सुन कॉल एंड कर दिया और एक बार फिर शराब के नशे में डूब गया। दूसरी तरफ हरियाणा में सुबह के समय अनवी की आंख खुली तो वे खुद गुरु की बाहों में थी। वो गुरु को किसी से फोन पर बातें कर रहा था। अनवी ने खुद को ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर उठाना चाहते कि तभी गुरु ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और वे अभी भी फोन पर बात कर रहा था। अनवी ने भी अब उठने की बजाय उसके गले में अपनी बाहें डाल उसके गाल पर किस कर लिया। गुरु ने थोड़ी देर बाद कॉल एंड कर अनवी को सिर को चूमते हुए पूछा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने पति पर? अनवी उसकी बात मुस्कुराती उसने गुरु के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। गुरु ने अनवी के सिर को सहलाते हुए कहा, चलो आज मूवी चलते हैं। अनवी ने यह सुन जल्दी से अपना सिर उठा गुरु को हैरानी से देखा तो गुरु ने अनवी की नाक को अपनी नाक से सहलाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? अनवी ने गुरु के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप और मुझे बाहर लेकर जाएंगे, इतना टाइम है आपके पास? गुरु ने अनवी का हाथ पकड़ चिढ़ते हुए कहा, हाँ मार लो ताने। अनवी ने गुरु के पास उठते हुए कहा, हाँ क्योंकि आप इसी के लायक है। उसकी बात सुन गुरु ने अनवी को एक बार फिर अपने पास खींचते हुए कहा, अच्छा मुझसे उलझ रहे बताओ मैं किस किस के लायक हूँ? इतना कहकर गुरु ने अनवी का चेहरा पकड़ उसे उसके होठों पर किस किया और उसके सीने पर हाथ रखा तो अनवी ने उसे दूर करते हुए कहा, आपको बस यही सब आता है? तो उस पर गुरु ने उसकी गाल को हल्के से काटते हुए कहा, नहीं इससे आगे भी आता है और उसका प्रूफ किया रहा तुम्हारे पास है कि? गुरु ने हंसते हुए अनवी के पेट को छुआ तो उन्होंने उस अपनी को हनी मारते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो। गुरु अनवी की बात सुन हंसने लगा और उसने अनवी को अपने गले से लगा प्यार से उसके गाल को एक बार फिर चूम लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे कि तभी अनवी ने धीरे से रोककर अपनी ब्लैंकेट संभाल कर कहा, आप में बिल्कुल अकल नहीं, इस तरह झटके से मुझे खींचना बंद करें, प्रेगनेंसी में ये ठीक नहीं। गुरु अनवी की बात सुन मैं सीरियस होकर उसने भी उठकर अनवी को इस बार धीरे से अपने पास करीब करीब खींच करते हुए कहा, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी बच्चे।
पापा सच में अभी अकल के कच्चे हैं, पर धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। इतना कहकर गुरु अब अनवी के पेट को छूकर अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगा, पर बच्चा अभी भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। इस पर गुरु ने अनवी से पूछा, ये तुम्हें लात कब मारेगा? अनवी ने गुरु की बात सुन उसे समझाते हुए, अरे अभी उसे और थोड़ा टाइम होने दो। मैंने बुक्स में पढ़ा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबीज ऑलमोस्ट 25 वीक तक की किक करना शुरू करते हैं, और अभी तो मेरी प्रेगनेंसी को 22 वीक हुए हैं। और पता है, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा हरकत नहीं करता, मुझे तो कभी कभी महसूस होता है कि वो घूम रहा है। गुरु उन्मी की बात ध्यान से सुनने लगा और तो मैं और उसे उनके बच्चे से जुड़ी बातें समझाने लगी। दोनों को होश ही नहीं था कि सुबह हो चुकी है और वे किस हालत में एक दूसरे के करीब बैठे अपने बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। अचानक बच्चे के बारे में बात करते करते अनवी ने गुरु से पूछा, आपने धवनी से बात की? धवनी का नाम सुन गुरु ने अनवी के पेट को सहलाना बंद कर दिया और ठीक से बैठकर अनवी से कहा, हाँ, पर बात आर्यन से हो पाई थी। उस वक्त धवनी हॉस्पिटल में थी। अनवी ने सुन उदास होते हुए कहा, बहुत गलत हुआ उसके साथ। ईशान भाई ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आज धवनी का जो भी हाल है, ये सब उसकी बेवकूफ़ी की वजह से है। गुरु ने अनवी की बात सुन उससे कहा, मानता हूँ कि छोटी गलती है, पर अगर उसने उसे अपने बच्चे के बारे में पता होता तो वह धवनी को कहीं से भी ढूंढ निकालता। मैं खुद उसे धवनी उसके होने वाले बच्चे के बारे में बताया था, पर धवनी ने मुझे बच्चे की कसम देकर उसे देकर रोक दिया। छोटे हक का हक था अपने बच्चे के बारे में जानने का। इस पर अनवी गुरु के गले लग गुस्से से बोली, नहीं, कोई हक नहीं है उनका। अगर आज आज अगर उन्होंने धवनी को खुद से दूर नहीं किया होता तो धवनी भी उनके पास होती, उनका बच्चा भी। अगर धवनी ने अपना बच्चा खोया तो इसकी जिम्मेदार खुद ईशान भाई है। धवनी ईशान भाई पर ट्रस्ट नहीं करती, इसके भी जिम्मेदार ईशान भाई है। गुरु ने अनवी को दूर करते हुए कहा, अगर वह सच जानता तो कभी ऐसा हालात नहीं आने देता। अनवी छोटी धवनी को उतना ही मोहब्बत करता है जितना कि धवनी बस कह नहीं पाया, क्योंकि उसने बचपन में प्यार से अपने घर वालों से धोखा खा चुके इंसान को किसी पर भरोसा करने में, उसे अपना बनाने में समय लगता है। छोटे को तो यकीन ही नहीं था कि धवनी उसे चाहते है, वे भी बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के। गुरु की बात सुन अनवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए गुरु से कहा, प्लीज आप पूछ लीजिए, धवनी ईशान भाई को बहुत प्यार करती हो। मैं नहीं चाहती कि जैसे हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, वैसे भाई और धवनी ने ईशान भाई से बात कीजिए, उन्हें सब सच बता दीजिए। गुरु ने अनवी को अपने सीने से लगाए हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? मुझ पर विश्वास रखो, मैंने छोटे को मुंबई भेजा ही धवनी के लिए है। अनवी ने गुरु की बात सुन रोना बंद कर गुरु को हैरानी से देखने लगी। गुरु ने अनवी को देखते हुए कहा, छोटे के मुंबई जाने से पहले मेरी एक दिन उससे बात हुई थी, और उसने मेरे और रुखू के सामने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि धवनी को जाने के बाद उसे एहसास हुआ है कि कितनी जरूरी है उसकी जिंदा रहने के लिए। वे उससे मोहब्बत करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। क्यों धवनी उसे प्यार नहीं कर सकती थी? क्यों क्या वे इतना बुरा है? तो उसकी बात सुन रघु ने उससे कहा कि उसे गलतफहमी है, धवनी उससे प्यार करती है, वो बस के नहीं समझ पाया उसके प्यार को। गुरु ने अनवी का हाथ पकड़ते हुए आगे कहा, उस दिन उन दोनों की बातें सुन एक पल को लगा था कि छोटे को बता दूं कि धवनी उससे दूर नहीं हुई है, वे अभी भी उससे प्यार करती है। पर फिर खुद को ऐसा कहने से मैंने रोक लिया। याद आ गया था मुझे कि धवनी ने मुझे छोटे की कसम दी थी कि मैं छोटे को जब तक वे नहीं चाहेगी तब तक उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी सोच लिया छोटे ने गलती की है तो उसे भी सजा मिलनी जरूरी थी। मैं चाहता था कि छोटे को धवनी की इम्पोर्टेंट समझ आए, इसलिए बस कुछ सब कुछ जानकर भी चुप रहा। पर जब छोटे की बहन ईशानी ने मुझे कॉल किया और उसे घर की सिचुएशन समझाई तो मुझे लगा कि ये मौका सही है। इससे छोटे को अपने परिवार का सच भी पता चल जाएगा और साथ ही मुंबई जाकर धवनी भी मिल जाएगी। क्योंकि बातें मुझे अवनी उसके गले लग गई। उसने गुरु के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आप रघु भाई और ईशान भाई से बहुत प्यार करते हैं ना? गुरु ने अनवी की बात सुन उसके सिर को चूम अपनी बाहों में लेते हुए कहा, बहुत मेरे दोस्त नहीं छोटे भाई हैं, उन दोनों को बिगाड़ा मैंने है और तो उन्हें सुधारूंगा भी मैं ही। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दीदी ने उनके डोर पर नॉक करते हुए कहा, रे विक्की, तुम दोनों क्या सुबह होगी कि ना? दीदी की आवाज सुन अनवी हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से उठकर इधर उधर पड़े, अपने समेट कर पहन लिया और बाथरूम में जल्दी से जाने लगी। ठीक है देवी, गुरु ने उससे कहा, आराम से, इतना हड़बड़ा क्यों गई? धीरे धीरे चलना सीखो। अनवी ने उसे देख मासूम में सपना सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी। उस चीज हरकत पर मुस्कुरा दिया। अनवी बाथरूम में चली गई तो गुरु उसके बारे में सोचने लगा। कल उसने अनवी पर अपनी मोहब्बत लौटा, उसके सवालों पे को दबा तो दिया था, पर अनवी का कहना कहीं से भी गलत नहीं था। वो आगे सबको खुश करने के चक्कर में उसे तो भूल ही गया था, जबकि ऐसे समय अब मैं अनवी को सबसे ज्यादा न केवल उसकी मोहब्बत की बल्कि उसके स्नेह की भी बहुत जरूरत थी। गुरु लेटे अब अनवी को एक और सवाल के बारे में सोचने लगा। अनवी ने उससे अपने आगे पढ़ने की इच्छा जताई थी, पर अभी तो मुमकिन नहीं था, इसलिए गुरु अब इस बात पर कुछ फैसला नहीं ले पा रहा था। गुरु अपनी सोच में गुम था कि तभी उसका अपने पास पड़े फोन पर ध्यान गया जिस पर छोटे का कॉल आ रहा था। गुरु ने जल्दी से कॉल पिक किया तो दूर से शान ने उस पर अपना सारा गुस्सा उड़लते हुए कहा, साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सब जानता था, फिर भी
वो मुझे कुछ नहीं पता। गुरु ने उसकी तेज आवाज सुन फोन अपने कान से दूर ले जाते हुए खुद से खाकर लगता है इसे ध्वनि मिल गई। गुरु ने अपना फोन वापस कान से लगाते हुए कहा, साले इतना गला मत फाड़, मुझे बहरा करके मानेगा क्या? उधर से ईशान ने कहा, मैं तुझे बेहा गया, तुझे तोड़कर मानूंगा। इस पर गुरु हंसने लगा और उसने ईशान से कहा, पहले जा धवनी को पटा, फिर बात करेंगे। और एक बात और सुन ले, मैंने कुछ नहीं बताया तो कोई ना कोई कारण होगा, बस इतना जान ले कि बाकी बात बाद में। ईशान ने गुरु की बात सुन धीरे से कहा, हाँ वो बहुत नाराज है, कैसे मना उसको? तो गुरु ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, अब ये भी मैं बताऊंगा। इतना किया गुरु ने कॉल एंड किया और मुस्कुराकर उसे लगा है था कि छोटू उसके सच छुपाने पर न जाने क्या करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे विश्वास था उस पर। सुबह के 10 बज चुके थे और गुरु और अनवी दोनों रेडी होकर रूम से बाहर आए थे कि उन्होंने रघु को दीदी के साथ नाश्ता करते हुए कहा। गुरु ने रघु के पास बेटू से पूछा, रात को फोन क्यों नहीं लग रहा था तेरा? इस पर रघु ने समोसा खाते हुए कहा, फोन की बैटरी लो होने की वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं सो गया था, इसलिए वो लोग बात ही कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी तो अनवी ने जाकर डोर ओपन किया। सामने सिया को देख अनवी मुस्कुरा दी और उसने अंदर आने को कहा तो सिया भी खुशी खुशी अंदर चले आई थी। मगर जैसे भी डाइनिंग एरिया में आई तो रघु को सामने देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं रघु वे भी नाश्ता करते करते रुक गया। सिया को देख उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। रात को फोन करने का बोल उसने सिया को फोन तो दूर एक मैसेज तक नहीं किया था क्योंकि कल उसने वो ड्रिंक कर ली थी। उसे खुद तक होश नहीं था फोन का कैसे होता। वो अच्छे से जानता था कि इस बात से सिया चिड़ी बैठी होगी। इधर अनु ने सिया से कहा, आओ सिया नाश्ता कर लो। तो इस पर सिया ने रघु को देखते हुए कहा, नहीं भाभी मैं घर से करके आई हूँ, आप बस जल्दी से रेडी हो जाओ। सिया की बात सुन गुरु ने उससे कहा, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? इस पर सिया ने कहा, हाँ भैया वो मैं भाभी के साथ मैं पास वाले हनुमान जी के मंदिर लेकर जा रही हूँ। तो इस पर दी ने कहा भी कि ये दोनों ही वहीं पास जा रही है, वो क्या है ना अदरगो के साथ गाँव जा रही है, नहीं तो मैं ही चली जाती। और आज मंगलवार है, अनवी का बहुत मन है वहां जाने का। गुरु ने उनकी बातें सुनकर सिया और अनवी से कहा, अच्छी बात है मैं ले चलता हूँ तुम दोनों को। अनवी ने गुरु की बात सुन उससे पूछा, आपके पास टाइम है? तो उस पर गुरु ने खड़े होकर सबके सामने अनवी के गाल खींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो टाइम है बीबी। अनवी गुरु की इस हरकत पर शर्मा गई। वहीं उन दोनों को देख सिया भी मुस्कुरा दी थी कि तभी उसकी नजर रघु पर गई जो चोरी छिपे उसे ही देख रहा था। रघु देखता भी क्यों नहीं, आज सिया उसको इतनी अच्छी जो लग रही थी। लाल रंग का सूट उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही हाथ में लाल चूड़ा, गले में मंगलसूत्र पहने हुए आज अलग लग रही थी। ऊपर से आज उसने अपनी मांग में सिंदूर भी सजाया हुआ था। सिया ने आंखों में पहली बार काजल लगाया था और साथ ही होठों पर हल्की लिपस्टिक भी। रघु की उस पर से नजर हट ही नहीं रही थी। वहीं सिया वो उससे नजर मिलाना नहीं चाहती थी। वो उससे मुंह फेर कर चोटी पीछे कर वहां से चली गई तो उसकी इस अदा पर रघु के दिल को एक अनजाना सा एहसास गुदगुदा गया। और उसके मुंह से निकला, राह रूठने पर भी कितनी प्यारी लगती है। रघु की बात सुन बगल में खड़ी दीदी ने उससे पूछा, क्या कुछ कहा तन्ने? रघु उनकी आवाज सुन होश में आया और उसने जल्दी से अपना शरीर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। रघु इतना कहकर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। वहीं से वो अब बाहर लिविंग रूम में बैठ गई। दूसरी तरफ धवनी सुबह सुबह होटल पहुंची थी, तभी वहां जाकर उसे पता चला कि ईशानी ने उसे मिलने को कहा है। धवनी डर गई कि कहीं कल वे बीच में ही सब छोड़कर चली गई तो इस वजह से तो ईशानी में अब उसे नहीं बुला रही, शायद वो उससे बहुत नाराज है। अब जो भी था उसे जाना तो पड़ेगा ही, तो वो जल्दी से बताए गई। ऑफिस में ईशानी से मिलने चली गई पर यहाँ कोई ऑफिस नहीं रूम था। धवनी रूम के बाहर खड़ी हुई थी कि तभी अचानक से डोर खुला और किसी ने धवनी को रूम के अंदर खींच लिया और कोई नहीं ईशान था। धवनी को अपनी बाहों में लिया, उसने डोर लॉक कर दिया। धवनी ने उसे देखती गुस्से में कहा, मिश्रा खुलाना। तो इस पर ईशान ने धवनी को डोर से सटा उसका मुंह बंद करते हुए कहा, सस आज भी सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे तुम्हारे लिए। ईशान की बात सुन धवनी ने उसे गुस्से में खुद से दूर धकेल दिया और वह मुड़कर वहां से जाने को हुई। तभी ईशान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, बेली धवनी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बात करना चाहता हूँ तुमसे। धवनी ने अपने कमर पर लिपटे ईशान के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर खुरान ये ठीक नहीं है, आपने मुझे यहाँ धोखे से बुलाने की हिम्मत कैसे की? ईशान को अब धवनी की बात सुन गुस्सा आ गया। उसने धवनी से को अपनी बाहों में और अधिक कसते हुए गुस्से में कहा, तो क्या करूँ मैं? तुम्हें बुलाता तो क्या तुम मिलने नहीं आती मुझसे? और अगर मैं तुम्हारे पास बात करने आता तो क्या वे तुम्हारा भाई मुझे बात करने देता नहीं? इसलिए यह तरीका अपनाया मैंने। ईशान ने बस सब छोड़ो अपनी बात धवनी के सामने रखते हुए कहा, धवनी उस रात में इतना नशे में नहीं था कि मुझे कुछ याद न रहे। जब से तुमसे मिला था तब से तुम्हारे लिए ना जाने क्या महसूस करता था। तुम करीब आती थी तो ये दिल अपने आप ही तेज रफ्तार से धड़कने लगता था। सब कुछ छोड़ बस तुम ही नजर आती थी, जो कि मुझे लगता था कि ठीक नहीं था क्योंकि मैं कनाडी इंसान हूँ और तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए हमेशा डांटता था।
मैं कोशिश करता था कि तुम मुझसे दूर रहो। धोनी ईशान की बात सुन उसे अपना सिर घुमाकर देखने लगी। तो ईशान ने उसे देखते हुए कहा, पर सच ये था कि मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह पाता। मेरी फीलिंग को गलत मत समझना। ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी मेरे दिल में तुम्हें छूने का ख्याल नहीं आया। बस मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मुझसे प्यार करो, हमेशा मैं जैसा हमेशा मगर जैसा मैं था वैसे आदमी से कोई लड़की क्यों प्यार करना चाहिए, इसलिए तुमसे दूर भागता था। पर उस रात तुमसे दूर नहीं जा पाया। नहीं जानता क्यों तुम्हारी बातें, तुम्हारा छूना, मेरी परवाह करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस सब में पता नहीं कब बह गया। ये सब कहते हुए ईशान की धौनी से पकड़ ढीली पड़ी तो धौनी से दूर हो उसके सामने खड़ी हो गई। वहीं ईशान ने अपना सिर झुकाए हुए उससे आगे कहा, उस दिन जब तुम सोकर उठी और बाथरूम में तुम्हारे रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे करीब जाकर। तुम्हें मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगा और मैं डर गया और गिल्ट से भर गया कि ये मुझसे क्या हो गया। मैंने तुम्हें तुम्हें सबसे बचा कर लाया था और खुद ही तुम्हारे साथ गलत कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।